हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज, JPU छपरा। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह यानी उत्पादन, आय और व्यय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए। यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तरक्की करना है, यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो ये चक्रीय प्रवाह बहुत ही आवश्यक है। इस चक्रीय प्रवाह के बिना कोई भी देश न तो तरक्की कर सकता है और न ही विकास की कल्पना कर सकते हैं। अतः चलिए समझते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादन किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो उत्पादन के साधनों के सहयोग से ही होता है। उत्पादन के प्रमुख 4 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इन 4 साधनों की सहायता से किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं का उत्पादन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन है, जो भी वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन होता है, वो इन 4 साधनों की सहायता से ही होता है। और इन चारों साधनों को उनके उत्पादन की प्रक्रिया में दी गई अपनी सहयोग के बदले पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, जो कि आय कहलाता है। और ये उत्पादन किसी की आय बन जाती है। जितने भी उत्पादन होते हैं उसका जो भी बाजार मूल्य होता है वो इन्हीं उत्पादन के चारों साधनों के बीच पूरा बांट दिया जाता है। और जब इन उत्पादन के साधनों के पास अपने पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है, तो ये पुनः अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए या तो उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करते हैं या तो निवेश या बचत के रूप में कुछ बचा लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब बचत के रूप में बचाते हैं वो भी कहीं बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जैसे ही जमा किया जाता है वो एक पूंजी बन जाती है और वो पुनः कर्ज के रूप में उत्पादक के पास पहुंच जाता है, जो कि उत्पादक निवेश करते हैं। दूसरी तरफ जो भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं अपने आय से उपभोक्ता के रूप में, वही उत्पादन के साधन जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया में आय प्राप्त किए थे, वो अपने आय से उपभोग वस्तुओं पर खर्च करके उपभोग वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और वो जो आय अपना खर्च करते हैं वो उत्पादक के पास चला जाता है। और इस तरह से पुनः उत्पादक को पूंजी उपलब्ध हो जाती है और वो अपने उत्पादन कार्यों में उसे लगा देते हैं। इस तरह से उत्पादन किसी के आय बन जाती है और आय जो व्यय करते हैं, व्यय करने के बाद वो फिर उत्पादक के पास चला जाता है और यह चक्रीय प्रवाह चलते रहता है। इन्हीं चक्रीय प्रवाह में से यदि कहीं कोई असमंजस पैदा हो जाती है, यदि कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में भी कमी हो जाती है, रोजगार में भी कमी हो जाती है और उत्पादन में भी कमी हो जाती है। इन कोई भी अर्थव्यवस्था यदि अपने रोजगार स्तर को बनाए रखने का प्रयास करती है, कोई भी अर्थव्यवस्था यदि विकास की गति को जारी रखने का प्रयास करती है, कोई भी अर्थव्यवस्था यदि समृद्धि चाहता है, तो उन्हें इन चक्रीय प्रवाह को सुचारू रूप से संचालित करना पड़ेगा। और इसीलिए ये चक्रीय प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर लिप्से ने कहा है कि आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतान एवं प्राप्तियों का प्रवाह है। आगे हम लोग देखेंगे चक्रीय प्रवाह के मॉडल में कि किस तरह से आय और उत्पादन का चक्रीय प्रवाह होता है। अभी
परिभाषा के रूप में लिप्से ने कहा है कि आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट्स बिटवीन डोमेस्टिक फर्म्स एंड डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स। आय के चक्रीय प्रवाह के कुछ सिद्धांत भी हैं। किसी भी विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता अथवा उत्पादक उतनी ही मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं जितनी क्रेता या उपभोक्ता व्यय करते हैं। दूसरा है कि वस्तुओं और सेवाओं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती है। वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाहित होती है। दूसरी तरफ जो वित्तीय संसाधन है वो क्रेताओं से विक्रेताओं की ओर प्रवाहित होती है, यानी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। मौद्रिक भुगतान जिसे कहा जाता है। चक्रीय प्रवाह का दो फ्लो होता है, पहला वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है। मौद्रिक प्रवाह में आय और यानी मुद्रा का प्रवाह होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वास्तविक प्रवाह और वित्तीय प्रवाह यानी मौद्रिक प्रवाह किस तरह से विभिन्न क्षेत्रीय मॉडल में काम करती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह, इसको समझते हैं कि क्षेत्र, ये जो चक्रीय प्रवाह का मॉडल है, द्विक्षेत्रीय मॉडल है, त्रिक्षेत्रीय मॉडल है और चार क्षेत्रीय मॉडल है। तीन मॉडल पाया जाता है चक्रीय प्रवाह। दो क्षेत्रीय मॉडल एक बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल है और इसमें केवल घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है। घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र दोनों दो स्थान पर है। घरेलू क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादक क्षेत्र जो उत्पादन करते हैं उसके लिए घरेलू क्षेत्र उत्पादन के साधनों की आपूर्ति करती है। उसके बदले उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को उत्पादन के साधनों पर व्यय यानी आय प्राप्त कराती है। दूसरी तरफ घरेलू क्षेत्र अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों को व्यय करता है और जिससे उत्पादक पुनः आगे दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरफ यानी द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह में एक तरफ घरेलू परिवार होता है और दूसरा तरफ उत्पादक या फर्म होता है। घरेलू परिवार में उपभोग व्यय करता है, यानी उपभोग जो अपनी आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए वस्तुओं और साधनों पर व्यय करता है, वो उत्पादक क्षेत्र पर को चला जाता है और उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवा की आपूर्ति करते हैं उसके बदले में। दूसरी तरफ घरेलू क्षेत्र जो है वो साधन यानी उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और साहस ये उत्पादक क्षेत्र को उपलब्ध कराते हैं और उत्पादक क्षेत्र उसके बदले में पारिश्रमिक के रूप में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ घरेलू क्षेत्र को प्राप्त होता है। दूसरी तरफ यदि मुद्रा के रूप में देखा जाए, मुद्रा के रूप में तो घरेलू क्षेत्र एक तरफ है, दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र है। घरेलू क्षेत्र क्या करते हैं कि साधन सेवा यानी वास्तविक प्रवाह जो है वस्तुओं की वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन के लिए जो उत्पादन के साधन है वो उपलब्ध कराते हैं घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को, और फिर उपभोग व्यय भी करते हैं। जो आय प्राप्त होती है उसको व्यय करते हैं, तो वो चला जाता है उत्पादक क्षेत्र को। उत्पादक क्षेत्र क्या क्या घरेलू क्षेत्र को देते हैं, तो साधन भुगतान देते हैं। जो भी उत्पादन के साधन घरेलू क्षेत्र से प्राप्त करते हैं उसके बदले में साधनों को भुगतान करते हैं। और दूसरी तरफ तो उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवा की आपूर्ति करते हैं घरेलू क्षेत्र को। उस बीच में
मुद्रा आती है, मनी मार्केट पाया जाता है और फाइनेंशियल सिस्टम भी पाया जाता है, जो कि घरेलू क्षेत्र कुछ अपने आय में से कुछ बचत कर लेते हैं, वो मनी मार्केट में चला जाता है और मनी मार्केट पुनः वो उत्पादक क्षेत्र को ऋण के रूप में उपलब्ध कराते हैं, जो कि उत्पादक निवेश करते हैं बाजार में, और इस तरह से आय और उत्पादन का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। इसमें त्रिक्षेत्रीय मॉडल भी है, आय के चक्रीय प्रवाह का त्रिक्षेत्रीय मॉडल, जिसमें कि सरकार भी शामिल रहती है। तो जब सरकार बीच में शामिल होती है तो ये तो हमने द्विक्षेत्रीय मॉडल में हमने देखा कि घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है, और जब बीच में सरकार आ जाती है तो त्रिक्षेत्रीय मॉडल में सरकार घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरण आय भी देती है, यानी अनुदान भी देती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जैसे स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति, ये सरकार उपलब्ध कराती है। दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र को भी सरकार अनुदान देती है। कैसे देती है? तो सरकार उसके पहले आय प्राप्त करती है टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में सरकार आय प्राप्त करती है घरेलू क्षेत्र से भी और उत्पादक क्षेत्र से भी, और इस तरह से आय प्राप्त करके और पुनः भुगतान भी करती है, हस्तांतरण आय भुगतान के रूप में और अनुदान के रूप में। दूसरी तरफ मुद्रा के रूप में यदि देखा जाए तो घरेलू क्षेत्र बचत करते हैं, बचत करके रखते हैं मुद्रा बाजार में, और मुद्रा बाजार में जैसे ही जाता है वो ऋण के रूप में उत्पादक को उपलब्ध करा दिया जाता है। उत्पादक मुद्रा बाजार से उधार भी लेते हैं, और उत्पादक के पास जो बचत होता है वो भी मुद्रा बाजार में आता है, और उससे घरेलू क्षेत्र भी ज़रूरत पड़ने पर उधार लेते हैं। बचत और उधार की ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो सरकार की भी अहम भूमिका होती है त्रिक्षेत्रीय मॉडल में, और ये मॉडल भी एक बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल है, क्योंकि इसमें अभी विदेश की आय और व्यय का प्रवाह क्या होता है इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो, चूँकि द्विक्षेत्रीय मॉडल में सिर्फ घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र होता है, यदि संतुलन की बात की जाए, यानी रोजगार और आय का स्तर बना रहे, तो उसके लिए संतुलन कैसे होगा? घरेलू क्षेत्र क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं और सेविंग करते हैं। उत्पादक क्षेत्र क्या करते हैं? तो वो जो घरेलू क्षेत्र जो कंजम्पशन करते हैं उसका आय प्राप्त करते हैं उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्र के लिए भी कंजम्पशन जो करते हैं घरेलू क्षेत्र, वो उत्पादक क्षेत्र का आय बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि C प्लस S इक्वल टू C प्लस I, यानी C प्लस S घरेलू क्षेत्र का है और C प्लस I उत्पादक क्षेत्र का है, जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जितना सेविंग करता है घरेलू क्षेत्र वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर हो जाता है, C प्लस S इक्वल टू C प्लस I हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति है। इसमें से यदि कुछ भाग, जैसे मान लिया जाए जो घरेलू क्षेत्र ने जो बचत किया और वो यदि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, घरेलू क्षेत्र में बचत किया हुआ रुपया अपने घर में जमाखोरी कर लिया, रख लिया, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी पैदा होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में रोजगार और आय पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से त्रिक्षेत्रीय मॉडल में सरकार भी शामिल रहती है। इसमें तो हमने समझा कि C प्लस S जब C प्लस I के बराबर होगा तब पूर्ण रोजगार और पूर्ण क्षमता के आय की प्राप्ति होगी, और तब तेज़ी से विकास संभव है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। उसी प्रकार त्रिक्षेत्रीय मॉडल में जब सरकार आ जाती है, तो सरकार जब
टैक्स प्राप्त करती है, तो ऐसी स्थिति में जब सरकार योजना बनाती है, बजट बनाती है प्रति वर्ष, और आय प्राप्त करती है जो टैक्स के रूप में, जब वो सरकार पूरा का पूरा व्यय कर देती है, यानी T = G, यानी सरकार जितना आय प्राप्त करती है उतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हो, तो ऐसी स्थिति में संतुलित बजट कहा जाता है इसको। और तब अर्थव्यवस्था में विकास, संतुलन का विकास होता है। लेकिन यदि विकास तेज़ी से करना है तो घाटे का बजट बनाना पड़ेगा, और घाटे का बजट बना करके हम आय और रोजगार में, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो सरकार जो शामिल रहती है त्रिक्षेत्रीय मॉडल में, इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरकार की नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरकार के मौद्रिक और राजकोषीय नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सरकार जितना आय प्राप्त करती है उतना खर्च नहीं करे तो अर्थव्यवस्था में प्रगति का अनुमान, यानी प्रगति का सोच बेकार हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में प्रगति संभव नहीं है। यदि सरकार का टैक्स के रूप में प्राप्त आय सरकारी व्यय यानी G के बराबर होता है तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। और संतुलित बजट में विकास तो होती रहेगी, लेकिन एक निश्चित दर पर होगी। लेकिन यदि घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाते हैं और सरकार जितना आय प्राप्त करती है उससे अधिक व्यय करे, उससे अधिक व्यय कैसे कर सकती है सरकार? तो सरकार की जो घाटे की व्यय होगी वो सरकार बाजार से, मुद्रा बाजार से ऋण प्राप्त करके कर सकती है ऐसा। और ऐसी स्थिति में आय में, उत्पादन में, रोजगार में वृद्धि होती है। तो ये रहा क्षेत्रीय मॉडल का, यानी त्रिक्षेत्रीय मॉडल। तो हम कह सकते हैं कि सरकार यदि चाहे तो किसी भी अर्थव्यवस्था का प्रगति को तेज रफ्तार दे सकती है, और कोई भी सरकार चाहे तो प्रगति को बाधित भी कर सकती है। उसके बाद हम कह सकते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल की चर्चा कर सकते हैं। 4 क्षेत्रीय मॉडल में विदेश भी शामिल होते हैं। विदेशों में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और विदेशों से जो इंपोर्ट करते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी देश के लिए। यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हैं तब तो संतुलित विकास की कल्पना कर सकते हैं। यदि इंपोर्ट अधिक है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा अधिकांश आय का हिस्सा इंपोर्ट पर खर्च हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में हम उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि 4 क्षेत्रीय मॉडल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर हो तब संतुलित विकास दर हासिल कर सकते हैं। यदि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में तेज़ी से विकास संभव है। तो इस तरह से 4 क्षेत्रीय मॉडल में घरेलू क्षेत्र तो शामिल रहते ही हैं, उत्पादन क्षेत्र तो शामिल रहते ही हैं, सरकार भी रहते हैं, और विदेश यानी विदेशी क्षेत्र यानी शेष विश्व भी उसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 4 क्षेत्रीय मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है कि हम आपको एक चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे कि द्विक्षेत्रीय मॉडल क्या है, द्विक्षेत्रीय मॉडल का कौन सा चित्र है। एक बार सॉरी,
चूँकि कैमरे की में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा सकता। द्विक्षेत्रीय मॉडल, त्रिक्षेत्रीय मॉडल और चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल, ये आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, दिया हुआ है। अब हम आगे चर्चा करते हैं 4 क्षेत्रीय मॉडल में क्या क्या रहता है। 4 क्षेत्रीय मॉडल में I जो है वो निर्धारित होती है C + I + G + X - M पर, M से, यानी C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X एक्सपोर्ट -M इम्पोर्ट। ये इस पर I निर्भर करता है। जब X - M यानी X - M क्या हुआ, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात यदि अधिक है, हमारे पक्ष में है, किसी भी देश के पक्ष में है, तो वो देश तेज़ी से तरक्की करेगा, और जिसका X - M माइनस में है या शून्य है, तो वो तेज़ी से तरक्की नहीं कर सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि संतुलन कहाँ होगा। तो संतुलन होगा C + I + G + X। ये जब बराबर हो जाएगा C + I + G + M के, तब वहाँ पर संतुलित आय और संतुलित रोजगार की हम कल्पना कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव और अंतःक्षेपण क्या है। रिसाव और अंतःक्षेपण, तो हम कह सकते हैं कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में रिसाव बचत है, क्योंकि जितने आय प्राप्त होती है उत्पादन के साधनों को, घरेलू क्षेत्र को उत्पादन के साधन के पारिश्रमिक के रूप में, वो सारा जब खर्च यानी व्यय जो है उपभोग की वस्तुओं पर नहीं होती है, उनमें से कुछ बचा लिया जाता है बचत के रूप में, तो हम उसको कहते हैं रिसाव। और जब वह फिर निवेश के रूप में यानी जमा हो जाती है बैंकों में, तो हम उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से त्रिक्षेत्रीय मॉडल में रिसाव होता है बचत और प्लस टैक्स। बचत भी और सरकार जो टैक्स वसूलती है वो त्रिक्षेत्रीय मॉडल में रिसाव होता है, और फिर अंतःक्षेपण होता है निवेश इन्वेस्टमेंट और सरकारी व्यय। उसी तरह से 4 क्षेत्रीय मॉडल में रिसाव होता है बचत प्लस कर और प्लस आयात, और अंतःक्षेपण होता है निवेश प्लस सरकारी व्यय और प्लस निर्यात। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि संतुलित विकास दर को हासिल करना है, तो ये रिसाव अंतःक्षेपण के बराबर होना बहुत ही अनिवार्य है। चलते हैं अब आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व क्या है। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में इसका महत्व है, इससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान होता है इससे। तीसरा, मौद्रिक नीति का बहुत ही महत्व होता है इसमें। जैसा मौद्रिक नीति अपनाएंगे सरकार, उस तरह से आय का चक्रीय प्रवाह होगा, उसका रोजगार पर, उसका उत्पादन पर, उसका आय पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, राजकोषीय नीति का बहुत ही महत्व होता है आय के चक्रीय प्रवाह में, क्योंकि राजकोषीय नीति में सरकार टैक्स निर्धारित करती है, और सरकार जो आय प्राप्त करती है उसको व्यय किस तरह से करती है, ये इस पर समूचे देश की उत्पादन क्षमता, आय और रोजगार निर्भर करती है। संतुलन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इसके तहत। जब संतुलन होता है उत्पादन, रोजगार और आय में, तभी जो है सुचारू रूप से आय का चक्रीय प्रवाह चलते रहता है। आय एवं रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन इसके आधार पर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का ये आधार है। उत्पादन, आय तथा व्यय की तिहरी समानता स्थापित करने में यह सहायक है। तीनों जब तक
तीनों में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक हम पूर्ण विकास और तेजी से विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं उत्पादन जो है, आय और व्यय तीनों आपस में बराबर होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।